हे एवरीवन, सो गाइस कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जोर शोर से आप सबकी पढ़ाई चल रही होगी। सो गाइस आज के इस लेक्चर में हम अष्टांग हृदय का छठा अध्याय जो कि अन्न स्वरूप विज्ञानीय अध्याय स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके पहले अध्याय में यानी कि द्रव द्रव्य विज्ञानीय अध्याय में हमने क्या किया था, हमने जितने भी तरल पदार्थ है, जितने भी लिक्विड सब्सटेंसेस है, उन सारे सब्सटेंस का वर्णन किया था इसमें द्रव द्रव्य विज्ञानीय अध्याय में। आज के इस लेक्चर में हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है अन्न स्वरूप विज्ञानीय अध्याय। इस अध्याय में हम क्या करेंगे, जितने भी खाने वाले पदार्थ हैं इन सारे पदार्थों का वर्णन करेंगे। तो इस प्रकार से आचार्य वाग्भट ने क्या किया, इस प्रकार से आचार्य वाग्भट ने जितने भी पीने योग्य पदार्थ है ना, जितने भी पीने योग्य पदार्थ है, तो इन पीने योग्य पदार्थों को किसमें वर्णन किया, द्रव द्रव्य विज्ञानी अध्याय में। और जितने भी खाने योग्य पदार्थ है ना, जितने भी खाने योग्य पदार्थ है, तो खाने योग्य पदार्थ जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम अन्न भी कह सकते हैं, है ना, तो इनका वर्णन किसमें किया, अन्न स्वरूप विज्ञानीय अध्याय में किया। किसमें किया, अन्न स्वरूप विज्ञानीय अध्याय में किया। ठीक है भाई। अगर हम आचार्य चरक की बात करें, करते हैं तो आचार्य चरक ने खाने वाले पदार्थ और पीने वाले पदार्थ दोनों का वर्णन एक ही अध्याय में किया, जो कि किसमें सूत्र स्थान, चरक संहिता के सूत्र स्थान 27 अध्याय में, जिसका नाम क्या है, अन्न पान विधिम अध्याय। अन्न का मतलब खाने वाले पदार्थ, पान का मतलब पीने वाले पदार्थ। तो इस प्रकार से आचार्य चरक ने खाने वाले पदार्थ और पीने वाले पदार्थ दोनों पदार्थों का वर्णन एक ही अध्याय में कर दिया, जो कि चरक संहिता का सूत्र स्थान का 27वां अध्याय है, जिसका नाम क्या है, अन्नपान विधिम अध्याय। वही अगर हम आचार्य वाग्भट की बात करते हैं तो आचार्य वाग्भट ने पीने वाले पदार्थों को अलग यानी कि द्रव द्रव्य विज्ञानी अध्याय में, और जितने भी खाने वाले पदार्थ है उनको अलग यानी कि अन्न स्वरूप विज्ञानी अध्याय में क्या किया है, वर्णन किया है। तो आज के इस लेक्चर में हम क्या करने जा रहे हैं, अन्न स्वरूप विज्ञानी अध्याय को पढ़ने जा रहे हैं। पिछले अध्याय में हमने जितने भी पीने वाले पदार्थ है इनका वर्णन कर दिया था। ठीक है, तो आपको यहाँ पर नाम से भी पता चल रहा होगा, आपको यहाँ पर नाम से पता चल रहा है अन्न, अन्न का मतलब यहाँ पर कैसे लिया गया है, जितने भी खाने वाले पदार्थ। और भाई अगर हम यहाँ पर स्वरूप की बात करें तो यहाँ पर स्वरूप का तात्पर्य किसे लिया गया है, स्वरूप का मतलब है यहाँ पर रस, गुण, वीर्य, विपाक, प्रभाव और कर्म से लिया गया है। तो इस प्रकार से जिस अध्याय में अन्न के स्वरूप यानी कि अन्न के रस, गुण, वीर्य, विपाक, प्रभाव, कर्म आदि का वर्णन किया गया है, उस अध्याय को हम क्या कहते हैं, अन्न स्वरूप विज्ञानीय अध्याय कहते हैं। ठीक है, तो आई होप आप सभी को अन्न स्वरूप इसका मतलब क्या होता है ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए टाइम को ज़्यादा वेस्ट न करते हुए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा प्रमोशन कर दूं, अगर आपकी इजाज़त हो तो। बोलेंगे सर आप तो थोड़ा पढ़ाते भी प्रमोशन करते हैं, तो ज़रूरी है, जब तक मैं लोगों को बताऊंगा नहीं तो मेरे पास स्टूडेंट कैसे आएंगे। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा प्रमोशन मारते हुए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जो लोग यूट्यूब पर लेक्चर देख रहे हैं, तो अगर आपने अभी तक आयुर्वेदा एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। आप जैसे ही एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पर आपको सोशल 2.0 जो कि BMS फर्स्ट स्टॉप का कोर्स है, आप जैसे ही उस कोर्स को विजिट करेंगे तो वहाँ पर आपको डेमो लेक्चर मिल जाएगा, डेमो नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको लेक्चर समझ में आते हैं, नोट्स अच्छे लगते हैं, तो आप कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। एकदम मिनिमल प्राइस रखा है ना। अगर मैं प्राइस की बात करूँ, यानी कि अगर आपको मैं हिंट दूँ, तो आपका जब बर्थडे होता है तो आप उस एक बर्थडे में जो मेरा कोर्स का प्राइस है इससे ज़्यादा ही उड़ा देते हैं। ठीक है, तो इतना मैंने प्राइस रखा है, तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, डेमो लेक्चर देखिए, अगर आपको समझ में आता है तो आप कोर्स में एनरोल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा प्रमोशन मारते हुए हम टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। तो अन्न स्वरूप विज्ञानी अध्याय यानी कि जिस अध्याय में अन्न का स्वरूप यानी कि रस, गुण, वीर्य, विपाक, प्रभाव, कर्म आदि का वर्णन किया गया है, उस अध्याय को हम क्या कहते हैं, अन्न स्वरूप विज्ञानी अध्याय कहते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर क्या किया, इस अध्याय को स्टार्ट करने से पहले आचार्य वाग्भट ने क्या किया, आचार्य वाग्भट ने जितने भी खाने वाले पदार्थ है ना, जितने भी खाने वाले पदार्थ हैं इन सभी को 7 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, जैसे कि बात करते हैं, पहला ग्रुप है
सुख धान्य वर्ग, यानी कि इसमें क्या किया, जितने भी अनाज है इन सभी को किसमें रखा, सुख धान्य वर्ग में रखा। दूसरा ग्रुप है सिंबी धान्य, यानी कि जितनी भी दालें हैं उन सबको सिंबी धान्य वर्ग में रखा, है ना। फिर उसके बाद तीसरा ग्रुप पक्व अन्न वर्ग, यानी कि पके हुए अन्न को पक्व अन्न वर्ग में रखा, है ना। फिर अलग अलग पशु पक्षियों के मांस को किसमें रखा, मांस वर्ग में रखा। अलग अलग सब्जियों को शाक वर्ग में रखा, है ना। अलग अलग प्रकार के फलों को, फ्रूट्स को फल वर्ग में रखा, और अलग अलग प्रकार की औषधियों को औषध वर्ग में रखा। और ये सब क्या है, ये सब खाने योग्य है, ठीक है। इस प्रकार से जितने भी खाने योग्य पदार्थ हैं इन सबको सबसे पहले आचार्य वाग्भट ने क्या कर दिया, 7 वर्गों में यानी कि 7 ग्रुप में डिवाइड कर दिया, ठीक है। फिर ग्रुप में डिवाइड करने के बाद आचार्य वाग्भट ने हर एक वर्ग को डिटेल में क्या किया, डिस्क्राइब किया। तो आज हम क्या करने जा रहे हैं, पहला ग्रुप जो कि सुख धान्य वर्ग, इसे पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम सिंबी को, उसके बाद पक्व अन्न, उसके बाद मांस वर्ग, उसके बाद शाक वर्ग, उसके बाद फल वर्ग, उसके बाद औषध वर्ग। तो इस तरह से इस चैप्टर के टोटल 7 लेक्चर आपको मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए टाइम को ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हुए हम फटाफट आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला वर्ग है जो कि है सुख धान्य वर्ग। क्या है, सुख धान्य वर्ग। तो यहाँ पर आपको ये जो सुख शब्द दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है टूण। क्या होता है, टूण, या ऐसा आप क्या बोल सकते हो, काटा भी बोल सकते हो। और धान्य, धान्य का मतलब क्या होता है, अनाज, ठीक है। तो सुख धान्य, इसको अगर हम एक साथ देखें इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो ऐसे अनाज, है ना, ऐसे अनाज, क्या बोला, ऐसे अनाज जो किससे ढके हुए होते हैं, जो एक हार्ड छिलके से ढके हुए होते हैं, और जिनके आगे भाग में क्या निकला होता है, सुई की तरह एक कांटा निकला हुआ होता है, जिसे हम संस्कृत में सुख भी बोलते हैं। तो उन सारे अनाज को क्या बोलते हैं, सुख धान्य। तो इस तरह से ऐसे अनाज, है ना, इस तरह से ऐसे अनाज जो हार्ड छिलके से कवर्ड है और जिनके आगे भाग पर क्या निकला हुआ है, सुई की तरह कांटा निकला हुआ है, जिसे हम टूण कहते हैं या सुख कहते हैं संस्कृत में। तो इन सारे अनाजों को किसमें रखा, सुख धान्य वर्ग में रखा। अगर आप गेहूं को भी देखेंगे, है ना, गेहूं को भी अगर आप छिलके सहित देखेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, और अंदर आपको यहाँ पर गेहूं का बीज मिलेगा, अंदर आपको यहाँ पर गेहूं का बीज मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप गेहूं को छिलके सहित देखोगे तो आपको कुछ इस प्रकार से इसके आगे के भाग पे कुछ इस प्रकार से सुई की तरह कांटा निकला होगा, जिसे हम संस्कृत में क्या बोलते हैं, सुख बोलते हैं। तो इस तरह के अनाज को हम क्या बोलते हैं, सुख धान्य बोलते हैं, है ना, सुख धान्य। तो ऐसे जो भी अनाज जो एक हार्ड छिलके से कवर्ड है और इनके आगे भाग से क्या निकला हुआ है, सुई की तरह कांटा निकला हुआ है ना, टूण निकला हुआ है, तो इन सारे अनाजों को किस में रखा, सुख धान्य वर्ग में रखा। जैसे कि बात करते हैं चावल, जौ, गेहूं, है ना, ये सब क्या है, ये सब क्या सुख धान्य है। तो इनको किस में रख दिया, सुख धान्य वर्ग में रख दिया। तो अभी हम यहाँ पर आगे क्या करेंगे, आगे यहाँ पर साली धान्य का वर्णन किया गया है, और साली धान्य के वर्णन में क्या किया, जितने भी चावल की वैरायटीज है इनके नाम यहाँ पर बताए और साथ में इनके गुण बताए, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक चीज और आपको बता दूं कि इस चैप्टर में श्लोक इतने इम्पोर्टेंट नहीं है ना। इसलिए मैं यहाँ पर अगर मैं चैप्टर के टोटल श्लोक की बात करूं, यानी कि मैं नोट्स में कितने श्लोकों को इंक्लूड करूंगा, तो लगभग 5 से 10 श्लोक होंगे जो कि मैं अपने नोट्स में इंक्लूड करूंगा। यानी कि इस चैप्टर में आपको सिर्फ और सिर्फ 5 से 10 श्लोकों को याद करना है, ठीक है। बाकी आपको सभी के श्लोक की हिंदी कर लेना है, ठीक है। इसलिए मैं आप देखना जितने भी सुख धान्य वर्ग के जितने भी श्लोक है इनके मैं एक भी श्लोक को लेकर नहीं आया हूँ, क्योंकि ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। और एक और आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि कभी कभी क्या होता है, इस चैप्टर से सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू ही पूछता है ना, यानी कि मैक्सिमम टाइम तो यहाँ पर एमसीक्यू पूछा गया है ना। बहुत ही रेयर चांसेस है इस चैप्टर से 5 या 10 मार्क्स का क्वेश्चन आए, लेकिन फिर भी मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, ताकि अगर मान लो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, अगर मान लो 10 मार्क्स का भी आता है तो आप क्वेश्चन को बना पाओ। लेकिन मैक्सिमम टाइम इस चैप्टर से सिर्फ और सिर्फ क्या पूछा गया है, एमसीक्यू पूछा गया है। और ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ, फाइनल यूनिवर्सिटी एग्जाम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए तो अब हम आगे बात करते हैं। तो मैंने क्या बोला, साली धान्य का वर्णन। तो इसमें क्या किया गया है, अलग अलग वेराइटीज जो है चावल की, इनके नाम को बताया और इनके क्या गुण है इसके बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिए, सबसे पहला साली धान्य
जो कि श्रेष्ठ है, यानी कि जितने भी शालिधान्य उनमें श्रेष्ठ है कौन सा, रक्तशाली। उसके बाद दूसरा महाशाली है ना, उसके बाद कलमशाली, उसके बाद तूर्णक, शकुनाहत, सारामुख, दीर्घ सुख, ये सब क्या है, चावल की वैरायटीज है और चावल के नाम है, ठीक है, अलग अलग वैरायटीज के। रौद्र सुख, सुगंधिक, सुगंधिक को हम बासमती भी बोलते हैं ना, जो कि हम बहुत यूज करते हैं आजकल, है ना। पुंड्र, पांडु, पुंडरीक, प्रमोद, गौर, सारिव, कांचन, महिष, शुक, दुशक, कुसुमांडक, लांगल, लोहवाल, करदम, शीतभिरूप, पतंग, तपनीय, इस तरह से यहाँ पर टोटल यहाँ पर 16 वेराइटीज बताई चावल की। और इसके अलावा और भी उत्तम जाति के क्या है, चावल की वैरायटीज है ना। तो इनके गुण की बात करें, यानी कि जो भी यहाँ पर नाम बताए गए हैं, तो इन सबके क्या क्या गुण है, इन सबके क्या क्या गुण है, तो ये सब कैसे होते हैं, इनका रस और विपाक जो होता है कैसा होता है, मधुर होता है, स्निग्ध होते हैं, ये वीर्यवर्धक होते हैं, यानी कि वीर्य को बढ़ाने वाले होते हैं, मल को बांधने वाले होते हैं, है ना। अगर आप इनका सेवन करेंगे तो मल क्या होगा, मल कम मात्रा में निकलेगा। कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग जो होते हैं चावल बहुत कम खाते हैं, ना के बराबर, लेकिन अगर मान लो ऐसी परिस्थिति आती है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उनको क्या खाना पड़ता है, चावल खाना पड़ता है, तो अगर वो व्यक्ति चावल खाता है तो दूसरे दिन उसको मल निकलता ही नहीं है, या निकलता भी है तो बहुत कम मात्रा में निकलता है। एक तो वो पहले चावल का सेवन करता नहीं था, है ना, और मतलब उसकी जो बॉडी है वो चावल को डाइजेस्ट, है ना, उसकी जो बॉडी है वो क्या कर पाई थी, चावल पहले खाती नहीं थी, है ना। लेकिन जब ऐसी परिस्थिति आई कि उसको सिर्फ सिर्फ चावल खाना पड़ा, और एक तो ऊपर से चावल क्या होता है, मल को बांधने वाला होता है, तो उस व्यक्ति के शरीर को आदत नहीं थी चावल को पचाने की, है ना। तो वो व्यक्ति क्या हो जाता है, जब चावल खाता है तो दूसरे दिन या तो उसको कम मात्रा में मल आता है या मल निकलता ही नहीं है ना। जो डेली चावल खाता है तो उसको इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो काफी लंबे समय के बाद चावल खाता है तो उसको ये गुण पता चलता है कि चावल जो होता है वो क्या होता है, मल को बांधने वाला होता है, ठीक है। उसके बाद इनमें से कुछ जो होते हैं वो क्या होते हैं, कसाई रस वाले होते हैं, और ये सभी जितने भी ऊपर वैरायटीज बताई गई है, ये सभी कैसे होते हैं, पथ्य होते हैं, यानी कि हितकर होते हैं सभी के लिए, है ना। आसानी से पच जाते हैं, है ना, मूत्र को बाहर निकालने वाले होते हैं, यानी कि मूत्रकारक होते हैं, और हिम होते हैं, यानी कि ठंडे होते हैं, शीत होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर लगभग 16 से 17 चावल की वैरायटीज बताई गई है ना। तो इनके क्या क्या गुण है, तो ये सभी क्या होते हैं, रस और विपाक में कैसे होते हैं, मधुर होते हैं, स्निग्ध होते हैं, वीर्यवर्धक होते हैं, सभी के लिए पथ्य होते हैं, हिम यानी कि ठंडे होते हैं, ठीक है, मल को बांधने वाले होते हैं, यानी कि मल को रोक कर रखते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये ऊपर जितने भी चावल की वैरायटीज बताई, इनका यहाँ पर गुण का वर्णन किया, ठीक। चलिए फिर आगे हम बात करते हैं। तो आगे यहाँ पर क्या बोला कि ऊपर जितने भी आपने चावल की वैरायटीज देखी, तो इन चावल की वैरायटीज में सबसे श्रेष्ठ वैरायटी जो है वो कौन सी है, वो रक्तशाली है ना। वो कौन सी है, रक्तशाली है, यानी कि इसका छिलका भी लाल होता है, और इसके बीज को देखेंगे ना, इसका बीज भी लाल होता है, जैसे कि आप यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार से। ये क्या है, ये रक्तशाली चावल नाम की वैरायटी है ना। रक्तशाली नामक चावल की वैरायटी है ना। रक्तशाली नामक क्या है, ये चावल की वैरायटी है। इसका छिलका भी लाल होता है और इसका बीज जो होता है ये भी क्या होता है, लाल होता है। तो ऊपर जितने भी हमने चावल की वैरायटीज देखी, इसके अलावा और भी जो उत्तम जाति की सारी धान्य होते हैं, तो उन सब में सबसे श्रेष्ठ जो होता है वो कौन सा होता है, रक्तशाली होता है ना। और ये क्या करता है, ये प्यास को बुझाने वाला होता है, यानी कि अगर आप इसका सेवन करेंगे तो आपको प्यास कम मात्रा में लगेगी, ठीक है, कम लगेगी यानी कि, है ना। और दूसरा ये क्या करता है, तीनों दोषों का समन करने वाला होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिए तृष्णा को शांत करने वाला होता है, और त्रिदोष नाशक यानी कि तीनों दोषों का समन करने वाला होता है। और ऊपर जितने भी हमने चावल की वैरायटीज बताई, तो उन सब में सबसे श्रेष्ठ जो है वो क्या है, रक्तशाली है, ठीक है। चलिए फिर आगे हम बढ़ते हैं। रक्तशाली के बाद श्रेष्ठ कौन है, महाशाली, और महाशाली के बाद कौन है, कलम। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि जो हमने यहाँ पर गुण देखे है ना, जो हमने ये जो गुण देखे हैं, तो ये गुण ये सभी चावल में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन सबसे ज्यादा ये गुण आपको किसमें देखने को मिलेगा,
रक्तशाली में देखने को मिलेगा, उसके बाद महाशाली में, उसके बाद कलमशाली में। यानी कि आप जैसे ही ऊपर से नीचे आएंगे तो हमने ये जो गुण देखे है ना, ऊपर जो भी चावल की वैरायटीज बताई गई है, इन सब में आपको ये गुण देखने को मिलेगा। लेकिन ये गुण सबसे ज्यादा आप किसमें देखने को मिलेगा? रक्तशाली में। रक्तशाली के बाद महाशाली में, महाशाली के बाद कलमशाली में, उसके बाद ऐसे करके आप जैसे जैसे नीचे आएंगे तो ये गुण जो है वो क्या हो जाएगा? कम होते जाएगा इन सब में, है ना। तो सबसे ज्यादा श्रेष्ठ कौन है? रक्तशाली। रक्तशाली से थोड़ा कम श्रेष्ठ है आपका कौन सा? महाशाली। महाशाली से थोड़ा कम श्रेष्ठ है आपका कौन सा? कलम। इस प्रकार से आप ऊपर से नीचे जाएंगे तो इनके जो हमने गुण देखे हैं तो ये गुण धीरे 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 क्या हो जाएगा? ऊपर से नीचे कम होते जाएगा। ठीक है, चलिए फिर आगे हम बढ़ते हैं, है ना। अब यहाँ पर यवक आदि शालिधान्य यानी कि कुछ और शालिधान्य, जैसे कि बात करते हैं यवक जिसको हम जई बोलते हैं, हाइनक, पांसु, बाष्प, नैषधक आदि अन्य प्रकार के जो शालिधान्य, यानी कि ऊपर जो हमने शालिधान्य का वर्णन किया, इसके अलावा कुछ और शालिधान्य है। तो ऊपर जो हमने वर्णन किया इसके अलावा कुछ और जो शालिधान्य है, इन सबका गुण क्या होता है? ऊपर जो चावल की वैरायटीज है इनके गुणों से विपरीत गुण इनमें पाए जाते हैं। जैसे कि बात करते हैं, ये सब कैसे होते हैं? स्वाद में मधुर होते हैं, है ना। मतलब कुछ गुण जो होते हैं, मतलब अभी जो हम यवक आदि जो शालिधान्य देख रहे हैं तो इनमें क्या होगा? कुछ गुण ऐसे होंगे जो ऊपर चावल की वैरायटी से उनके जो हमने गुण देखे इनसे विपरीत गुण इनमें पाए जाएंगे, है ना। सब पूरे गुण नहीं, कुछ गुण। जैसे कि बात करते हैं मधुर, तो मधुर तो उसमें भी था, लेकिन ये कैसे होते हैं? उष्ण होते हैं। लेकिन ऊपर वाले हमने देखा था ना, वो कैसे थे? शीत थे, है ना। ऊपर वाले लघु थे, ये कैसे होते हैं? गुरु होते हैं, है ना। ऊपर वाले स्निग्ध थे, ये भी स्निग्ध है ना। पाक में कैसे होते हैं? अम्ल, लेकिन उनका पाक कैसा था? मधुर था। तो इस प्रकार से ये जो यवक आदि शालिधान्य है तो इनका गुण जो है, इनके जो गुण जो है, ऊपर की जो चावल की वैरायटीज के गुण जो है, मतलब कुछ गुण उनके विपरीत गुण आपको इसमें पाए जाएंगे। ठीक है, जैसे कि बात करते हैं कैसे होते हैं? कफ कारक और पित्त कारक होते हैं। ऊपर हमने क्या देखा था? वो क्या करने वाले थे? वो क्या करने वाले थे? तीनों दोषों का समन करने वाले थे ऊपर, है ना। लेकिन ये सब क्या है? यानी कि जो यवक आदि शालिधान्य जो है, ये सब क्या कर रहे हैं? कफ को बढ़ाने वाले हैं। ये सब क्या है? पित्त को बढ़ाने वाले हैं, है ना। इस प्रकार से यवक आदि ये जो शालिधान्य है इनके गुण आपको कुछ गुण क्या देखने को मिलेंगे? ऊपर जो चावल की वैरायटीज है उनके गुणों से विपरीत देखने को मिलेंगे। जैसे कि बात करते हैं, ऊपर वाले कैसे थे? तीन दोषों का समन करने वाले थे, लेकिन ये क्या करते हैं? बढ़ाने वाले होते हैं, है ना। इसके सेवन से मल मूत्र की प्रवृत्ति सरलता से हो जाती है। ऊपर मल को बांधने वाले थे, लेकिन ये सब कैसे हैं? मल की प्रवृत्ति यानी कि मल को लाने वाले होते हैं, ठीक है, निकालने वाले होते हैं। ठीक, ये अपने से पूर्व निंदित होते हैं, यानी कि नैषधक जो होता है, नैषधक से ज्यादा निंदनीय कौन होता है? बाष्प से ज्यादा निंदनीय पांसु से ज्यादा हाइनक, हाइनक से ज्यादा यवक, यानी कि सबसे निंदित जो होता है वो क्या होता है? यवक होता है, यानी कि इसका आपको सेवन नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलिए उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर षष्टिक, नाम से आपको पता चल रहा है षष्टिक। षष्टिक का मतलब क्या होता है? जो 60 दिन में पककर तैयार हो जाए, षष्टिक, है ना। जो 60 दिन में पककर तैयार हो जाए इसे हम क्या कहते हैं? षष्टिक कहते हैं। ठीक है, इसे साठी के नाम से भी जाना जाता है, इसे अब साठी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये क्या है? ये जो षष्टिक है ना, षष्टिक चावल जो है, तो ये क्या है? ये जितने भी वृहद धान्य है उन सभी धान्यों में क्या है? श्रेष्ठ है या उत्तम है ना। इसमें क्या क्या गुण पाए जाते हैं? तो ये स्निग्ध होते हैं, ग्राही होते हैं यानी कि मल को बांधने वाले होते हैं, लघु होते हैं, हिम होते हैं यानी कि ठंडे होते हैं, वात आदि दोषों को समन करने वाले होते हैं, और शरीर को स्थिर रखने वाले होते हैं, यानी कि शरीर की स्थिरता को बनाए रखते हैं। ठीक है, ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो गौर और दूसरा क्या होता है? हल्का काला। गौर यानी कि सफेद रंग वाला जो कि उत्तम होता है ना। और दूसरा प्रकार का जो वैरायटी है वो कैसा होता है? हल्का काला होता है। ठीक है, और ऊपर के जो षष्टिक धान्य बताए गए हैं तो उनसे कुछ कम गुण वाले होते हैं। कौन? महाव्रीहि, कृष्णव्रीहि, जतुमुख, कुकुटांड, कपाल, पारावतक, सुकर, वरक, उद्दालक, उज्जवाल यानी कि ज्वार, मक्का, जुनहरी, है ना, चीन, सारद, दरदरू, गंधन और कुरुविंद, है ना। इस प्रकार से ये जो
यहाँ पर बहुव्रीहि बताए गए हैं, तो इनमें भी आपको ये गुण पाए जाएंगे, इनमें भी आपको गुण पाए जाएंगे, लेकिन लेकिन ये जो षष्टिक है ये उत्तम है, इनसे कम गुण आपको इनमें देखने को मिलेगा, है ना। यानी कि ये जो हमने गुण देखे ना षष्टिक के, ये गुण यहाँ पर जो बताए गए इनमें भी पाए जाएंगे, लेकिन षष्टिक से कम गुण इनमें देखने को मिलेंगे ये वाले, ठीक है। चलिए फिर आगे हम बढ़ते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि बहुव्रीहि की जितनी वैरायटी उनमें सबसे उत्तम जो होता है वो क्या होता है, षष्टिक होता है, जो कि 60 दिन में पककर तैयार हो जाता है ना। फिर आगे हम बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर ऊपर किए कहे गए बहुव्रीहि है ना, ऊपर कहे गए व्रीहि धान्यों के अतिरिक्त सभी व्रीहि कैसे होते हैं, यानी कि यहाँ पर ये जितने भी व्रीहि बताए गए है ना, यहाँ पर जितने भी व्रीहि बताए गए, यानी कि ये 60 धान्य हो गया, इसके अलावा हमने यहाँ पर ये जो लिस्ट देखी, इसके अलावा जो व्रीहि धान्य होते हैं उनमें क्या क्या गुण पाया जाता है, तो वो रस में कैसे होते हैं, मधुर होते हैं, विपाक उनका अम्ल होता है ना, वो पित्त कारक होते हैं, पचने में गुरु होते हैं और उष्ण होते हैं, यानी कि इनके जो गुण है ना, इनके जो गुण है इसके विपरीत गुण बाकी सब व्रीहि धान्य में आपको पाए जाते हैं, ठीक है। और इनका अधिक भाग मल मूत्र के रूप में परिणित हो जाता है, यानी कि अगर आप इनका सेवन करेंगे तो ज़्यादा पौष्टिक नहीं होते हैं, इनका अधिक भाग मल मूत्र बनकर आपकी बॉडी से बाहर निकल जाएगा, ठीक। चलिए, और इनमें भी सबसे है ना, इनमें भी पाटल नामक व्रीहि जो होता है क्या होता है, त्रिदोष कारक होता है, यानी कि तीनों दोषों का समन करने बढ़ाने वाला होता है, ठीक है, कारक यानी कि बढ़ाने वाला होता है, ठीक। उसके बाद तृण धान्य, देखिए अब तृण धान्य क्या होता है, तृण धान्य वे धान्य होते हैं जो बिना जोते उग जाते हैं, यानी कि इनको लगाते नहीं है लेकिन ये अपने आप खेत में उगाते हैं, है ना, जिनको हम मरघट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो हमारे हिंदू धर्म में ऐसे व्रत है ना, हमारे हिंदू धर्म में ऐसे व्रत है जिनमें क्या किया जाता है, ऐसे अन्नों का सेवन नहीं किया जाता है जिनको हल जोत कर लगाया जाता है। तो उन व्रतों में क्या होता है, तृण तृण नामक धान्यों का तृण धान्यों का वन क्या किया जाता है, सेवन किया जाता है ना। जैसे कि बात करते हैं प्रियंगु, कोदो, निवाड़, श्यामाक आदि, ये सब क्या है, तृण धान्य है ना। तृण धान्य क्या होते हैं, वे धान्य होते हैं जिनको हल जोतकर नहीं लगाया जाता है, ये एक प्रकार से मरघट के समान अपने आप खेत में क्या होते हैं, उगाते हैं, है ना। और हमारे हिंदू धर्म में कुछ ऐसे व्रत भी है जिसमें क्या किया जाता है, जिसमें जो हल जोत कर लगाए जाते हैं अन्न, उनका सेवन नहीं किया जाता है, तो फिर उस वक्त हम क्या करते हैं, तृण धान्य अन्नों का सेवन करते हैं, है ना। जैसे कि बात करते हैं प्रियंगु, कोदो, निवाड़, ये सब क्या है, तृण धान्य है ना। और ये सभी कैसे होते हैं, शीत होते हैं, हल्के लघु होते हैं, बात को बढ़ाने वाले होते हैं, लेखन यानी कि खुरेच कर मल को बॉडी से बाहर निकालने वाले होते हैं, है ना। कफ और पित्त नाशक होते हैं, यानी कि कफ और पित्त को समन करने वाले होते हैं, ठीक है। जिसमें से यहाँ पर प्रियंगु का वर्णन किया गया, तो अगर हम प्रियंगु की बात करें जो कि एक तरह का है तृण धान्य, तो ये कैसा होता है, भग्न होता है। भग्न यानी कि अगर आपको मान लो हड्डी में क्रेक लग गई है तो उस हड्डी को जोड़ देता है अगर आप इसका सेवन करते हैं तो, है ना। और शरीर को कैसा बनाता है, मोटा बनाता है ना। और ये कैसा होता है, पचने में भारी होता है, ठीक है, गुरु होता है। ये आपको पिक्चर दिखाई दे रहा है, ये सब क्या है, ये सब प्रियंगु है, जो कि क्या है, तृण धान्य है, यानी कि इसको लगाते नहीं, अपने आप खेत में उगाता है, ठीक है। उसके बाद कोदो, ये भी एक तरह का तृण धान्य है, ये ग्राही होता है, यानी कि मल को बांधने वाला होता है, और इसका शीतल स्पर्श होने के कारण, यानी कि अगर इसको आप क्या करेंगे, छुएंगे तो आपको ठंडा लगेगा, है ना। तो इस कारण इसे अगर आपको बर्निंग सेंसेशन होता है तो वहाँ पर लगाया जाता है, ठीक है। यानी कि कैसा होता है, ये दाह नाशक होता है, और ये आपको उसका पिक्चर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जौ का वर्णन किया गया है ना, तो जौ के गुण देखें तो जौ कैसे होती है, रुक्ष होती है, शीतल होती है, गुरु यानी कि भारी होती है, मधुर रस होता है, सर मल को बॉडी के बाहर निकालने वाला होता है, और इसे खाने से पुरुष क्या होता है, अधिक पुरुष, और अगर आप क्या करेंगे, जौ का सेवन करेंगे तो अधिक मात्रा में पुरुष बनेगा, ठीक है। वीर्यवर्धक यानी कि वीर्य को बढ़ाने वाला होता है, शरीर में स्थिरता को लाता है, मूत्र दोष, मेद दोष, पित्त तथा कफ विकारों को क्या करता है, हर लेता है ना, यानी कि इनको दूर कर देता है। और पीनस, श्वास, काश, उरु स्तंभ, गले तथा त्वचा के रोगों को नष्ट कर देता है। तो अगर आपको पीनस रोग है, श्वास रोग है, काश रोग है, तो उसमें आपको क्या करना चाहिए, जौ का सेवन करना चाहिए, है ना। वंशज जौ क्या होती है, तो बांस से उत्पन्न जौ को क्या कहते हैं, वंशज जौ कहते हैं। और ये कैसे होती है, रुक्ष और उष्ण होती है। और ये आपको पिक्चर दिखाई दे रहा है, ये क्या है, ये जौ है,
ये क्या है, ये जौ है, ठीक है। चलिए फिर आगे हम बात करते हैं गोधूम। गोधूम का मतलब क्या होता है, गेहूं, है ना। ये कैसा होता है, वीर्यवर्धक होता है, यानी कि वीर्य को बढ़ाने वाला होता है। शीत वीर्य होता है, ठंडा होता है ये, है ना। गुरु, पचने में भारी होता है, स्निग्ध होता है, जीवनीय शक्ति प्रदान करने वाला, यानी कि ये प्राण देने वाला होता है। इसलिए तो हम अधिक मात्रा में गेहूं का उपयोग करते हैं हमारे दैनिक जीवन में, ठीक है। वात तथा पित्तनाशक होता है, यानी कि वात और पित्त को समन करने वाला होता है। और ये भग्न होता है, ये भी अगर आपको क्रैक लग जाए, है ना, तो गेहूं क्या कर देता है, नॉर्मल क्रैक जो होता है उसको अपने आप सही कर देता है, यानी कि हड्डियों को जोड़ देता है, ठीक है। मधुर रस होता है इसका, है ना। और स्थिरता उत्पन्न करने वाला होता है, बॉडी में क्या करता है, स्टेबिलिटी को लाने वाला होता है। और सर होता है, यानी कि मल मूत्र को निकालने वाला होता है, ठीक है। और नंदी मुखी नामक एक क्या है, गेहूं की वैरायटी है। इसके सूप कैसे होते हैं, छोटे होते हैं, यानी कि ऊपर जो कांटा होता है ना, इसकी बाली में जो कांटा होता है ये कैसा होता है, छोटा होता है, ठीक है। ये हितकर होते हैं, शीतवीर्य वाले होते हैं, कसेला रस होता है इसमें, मधुर होते हैं और पचने में हल्के होते हैं। और यहाँ पर आपको ये गेहूं का पिक्चर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से आज के इस लेक्चर में हमने क्या देख लिया है, सुख धान्य वर्गों को देख लिया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप मेरे को पर्सनली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, तो मैं आपके सारे डाउट को क्लियर कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय, सी यू अगेन।